नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे की, जिसका कि आजकल युवाओं में, बच्चों में बड़ा इसका चार्म है, बड़ा क्रेज है। लेकिन कुछ लोग इसको मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की सलाह दे डालते हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस, ये क्या पागलपन है। रात को दिन को रात कहा जा सकता है क्या? यही दिन मिलता है लोगों को ये सलाह देने के लिए इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाओ। इतने सारे ढेर सारे दिन पड़े हुए हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस तो रोज ही, हम तो कहते हैं रोज ही मनाना चाहिए। माता पिता का दिन तो हर रोज का होता है। लेकिन ये जो त्योहार है, तो वैसे तो जो कवि हैं, हमारे शायर हैं, उनके लिए प्रेम जो है बहुत एक आकर्षण का विषय रहा है हमेशा से। लेकिन फिर भी यदि आप वैलेंटाइन डे के दिन किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली जरूर मिलवा लीजिए। इसमें कोई हंसने की, शर्माने की बात नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की बात है। कुंडली जो होती है ना, वो हमारे पूरे जीवन का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैच करके उसको और बेटर बनाया जा सकता है, या थोड़ा बहुत चेंज उसमें किया जा सकता है। जैसे कुछ जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, उसमें प्रोग्रामिंग बनती है सॉफ्टवेयर की, और उसमें एक इफ़ एंड देन का लूप लगता है। तो बस समझिए, ये जो कुंडली सॉफ्टवेयर है, जो हमारे लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है कुंडली, इसमें भी थोड़ा सा इफ़ एंड देन का लूप लगता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप बस यही कर सकते हैं कि आप अपना अच्छा मैच मिलाइए, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर सके। बाकी कुंडली में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन बस इतना ही हो सकता है कि आप जिसके साथ आप मैच करने जा रहे हैं, जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हैं, जिसको आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उससे आपकी फ्रिक्वेंसी मिलती है कि नहीं मिलती है। बस इतना ही करना है आपको। आजकल जो मानसिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है वो है सफल होने की, और सफलता की जो सीधे जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो है पैसे से। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वही सबसे ज़्यादा सफल, कामयाब माना जा रहा है। तो आजकल खुद लड़कियां और उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला लड़का हो, परिवार हो उसका, और उसके अलावा ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं देखते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि हम किसी से रिश्ता जोड़ने जाते थे लोग, तो उस ख़ानदान के बारे में, परिवार के बारे में खूब अच्छी तरीके से पता करते थे। वहाँ जा करके चोरी चुप के उस एरिया में अच्छी तरीके से पता लगाते थे कि परिवार कैसा है, ख़ानदान कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। पैसा वो सेकेंडरी रखते थे। लेकिन अब इस टाइम की जो बात है, उसमें पैसा जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक कहा गया है, कि जो है एक चौपाई है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ सुमत है, जहाँ हमारे विचार मिलते हैं, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ हैं, वैभव है। जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ हमारे कुमत है, जहाँ हमारे विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए कुंडली मिलाने में, ये विचार मिलाने के लिए भी, और वैसे भी कुंडली मिलाने में मैत्री भाव भी देखते हैं, चेक करते हैं। इसको ज़रूर चेक करना चाहिए, मैत्री भाव, कि हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे कुंडली मिलाने में, तो उसमें एक चीज़ ये भी है, मैत्री भी मिलाते हैं। और दूसरी है, जहाँ है जात की बात है, सबसे बड़ी बात तो हमारे समाज में जिस तरह से हमारा समाज बटा हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ अभी भी देखी जाती है वो है जाति की। तो मुझे लगता है यदि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, आपका नेचर मिलता है, और आपका प्रोफेशन का टाइप मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्रोफेशन में हो। कई प्रोफेशन होते हैं जो उनको एक टाइप की कैटेगरी में, प्लेनेट के अनुसार भी एक कैटेगरी के टाइप में रखा जाता है। तो आपका वर्क टाइप मिलता है, तो आपस में मुझे लगता है कि फ्रिक्वेंसी ज़रूर मैच हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपका ये सब चीज़ें मैच करती हैं तो आपको जात मिलाने की और कोई जात मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई एज डिफरेंस भी मायने रखती है। बस ये है कि आपस में आपका जो ये प्लेनेट का जो सामंजस्य है, आपकी फ्रिक्वेंसी का जो सामंजस्य है, वो आपस में मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा कोई जात, कोई एज डिफरेंस मुझे लगता है मायने नहीं रखती है। अब मैं थोड़ा सा कुंडली के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगी। जो हमारी कुंडली का जो शादी में देखा जाता है, वो 7th हाउस होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। 7th हाउस होता है ये, अगर हम यहाँ से काउंटिंग होती है 1 2 3 से, ये तो 7th हाउस ही आता है।
तो इस पे अगर आपके या तो कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो या जो है किसी अच्छे प्लैनेट की इस पर दृष्टि पड़ रही हो तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए एक किसी लड़के का या लड़की का अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब वर्स्ट कंडीशन में है, तो क्या मतलब ये होगा कि उसकी किसी से मैच ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से एक का बेटर होने से उसकी कुंडली मैच कर जाती है, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन दोनों का अगर खराब है, मान लीजिए लड़के की है तो उसके पे खराब दृष्टि पड़ रही है या खराब कोई प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, क्रूड प्लेनेट बैठा हुआ है, और लड़की का भी यही हाल है दोनों का, तो फिर उसमें जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में होते हुए भी, दोनों की कुंडली मतलब दोनों की वर्स्ट कंडीशन होते हुए भी कभी कभी कुंडली मैच कर जाती है, तो उसमें क्या होता है, उनके आपस के विचार नहीं मिलते हैं, खींच तान करके बस चलती है तो फिर चल जाती है पूरी लाइफ, मगर बस ये है कि बस एक दूसरे के पीछे पड़े रहना और कला होती रहती है, अशांति के बीच में उनकी लाइफ जो है बीत जाती है, उनकी कंडीशन ऐसी होती है। तो इसमें अगर मिलाया जाए तो उसमें अगर लड़की की अच्छी नहीं है तो किसी अच्छी कुंडली वाले लड़के से, या लड़के की कुंडली अच्छी नहीं है तो किसी लड़की की जो अच्छी जो मैच करती है उससे मैच कराने की कोशिश करनी चाहिए, तो थोड़ा सा बैलेंस जो है ठीक ठाक बना रहता है। अगर दोनों के बेटर हैं, दोनों में बेटर दिखा रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा, उसमें कहने क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। चीज़ और होती है इसमें, जो बेसिक नेचर होता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि वो सूर्य, बुध और राहु से प्रभावित है तो ये समझ लीजिए कि ये कभी वफादार नहीं हो सकते हैं। जिसमें से सूर्य तो इतना नहीं है, बुध और राहु अगर इससे प्रभावित है कोई भी लड़का या लड़की, तो समझिए कि उनसे आप कभी वफादारी की उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। और वो बोलेंगे इतना अच्छा बोलेंगे कि आप लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, उनकी जो स्पीच होती है बहुत अच्छी होती है कि वो बोलते इतना बढ़िया कि लोग उनको देखते ही रह जाएंगे। लेकिन वो क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और जिसमें से यदि राहु अगर प्रभावित है, उसका राहु बहुत प्रबल है, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। और उसका थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन जो बुध होता है वो बहुत ही छुपा रुस्तम होता है, वो तो बातें भी बहुत अच्छी करता है और सब चीज़ें बहुत वेल मैनेज तरीके से करता है, तो वो क्या कर सकता है उसका आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं। राहु को तो खैर नाम से ही थोड़ा सा उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, तो उसको देख करके उस टाइप के व्यक्ति को देख करके जान सकते हैं आप कि ये इसका नेचर कैसा है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो बुध होता है ये बहुत ही साइलेंट किलर होता है, इसका आप अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते हैं। वो खाली देख करके, या जिनको नॉलेज है फेस रीडिंग की या वैसे, वो उसका आइडिया ले सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी ज़रूर कुंडली मिलवाएं और उसका जो है एक बार उससे ये भी पता कर लें कहीं ये व्यक्ति राहु और बुध से प्रभावित तो नहीं है। और बुध प्रभावित व्यक्ति को तो पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन राहु वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको पहचानना थोड़ा आसान है। इसका मैं थोड़ा सा एक टिप आपको दे देती हूँ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं राहु वाले, राहु से प्रभावित, वो दूसरे व्यक्तियों की हंसी बहुत उड़ाते हैं और दूसरे में कमियां बहुत निकालते हैं, और कभी कभी तो दूसरे की जो है बेइज्जती भी कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आदमी को फील हो जाए। और कमियां तो वो मतलब उनकी निकालने की आदत ही है, और हंसी बहुत ज़्यादा उड़ाएंगे, किसी की कोई न कोई टॉपिक लेकर के हंसी उड़ाएंगे। तो इस तरह के होते हैं जो राहु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। लेकिन यदि लड़का और लड़की दोनों राहु से प्रभावित हैं, मज़े की बात यह है कि यदि दोनों राहु से प्रभावित हैं तो इनकी अच्छी जमती है। ये दोनों एक मतलब आपस में इनका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। या जो बुध वाले प्रभावित रहते हैं वो भी एक दूसरे को मतलब उनकी भी ठीक ठाक चलती है। लेकिन वो जो राहु वाले होते हैं ना, इनकी कुछ ज़्यादा ही मैच करती है, क्योंकि दोनों ही राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। 2020 में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ने सुसाइड कर लिया था। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका इंटरव्यू मैंने टीवी पर देखा था।
तो मैंने जो नोटिस किया वो पूरी तरह से राहु से प्रभावित थी। तो ऐसे तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए, कमज़ोर पड़ जाने का मतलब है कि आपका नेचर सॉफ्ट है, तो आप ऐसे लोग के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर जी रहे हैं, मतलब आपने सुसाइड नहीं किया, आप किसी तरह से बच गए, तो आप समझिए कि रोज़ मर मर के जिएंगे, ऐसी हालत कर देते हैं। इतना डोमिनेटिंग नेचर होता है उनका, पूरी तरह से वो डोमिनेट कर लेंगे, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल रहेगा। वो आपको पूरी आपसे सारी पावर ले लेंगे, आपको एकदम न्यूट्रल बना देंगे। जैसे एक करंट नहीं लग जाता है किसी को, पूरा बॉडी का खून चूस लेता है, वैसे ही अगर राहु प्रभावित व्यक्ति आपके पास में साथ में पड़ गया और आपका राहु बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर है, तो समझिए कि वो एक जोंक की तरह या करंट की तरह सारा आपके सारी शक्ति आपके बॉडी से खींच लेगा। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है कि जो राहु से प्रभावित व्यक्ति हैं उनसे आप हमेशा सतर्क रहिए। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर इतनी गलती निकाल देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं सच में मैं ही गलत हूँ। और एक 3 इडियट मूवी आई थी आमिर खान जी की, तो उसमें उन्होंने जो करीना कपूर हैं उनके मंगेतर का जो है उसमें नेचर एक्सप्लेन किया है और उसको एक्सप्लेन किया और दिखाया भी है क्या कैसे। तो उनका जो नेचर है, उस टाइप के लोग थोड़ा सा उनमें जो बहुत जो कैलकुलेटिव होते हैं, उनमें राहु का और थोड़ा सा राहु और बुध का ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो बोलते तो थोड़ा कड़वा है लेकिन इतना भी कड़वा नहीं बोलते हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव वे में चलते हैं कि जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आया वहीं उधर ही घूम जाएंगे फ़ायदे की तरफ और उसको घुमा फिरा करके रास्ते पे समझा करके ऐसे ले आएंगे कि यही सही है और इसमें फ़ायदा है, ये ऐसा इतने का है, इतने का है, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, सामने वाला सही बोल रहा है। उनके लिए भावना का या इमोशंस का उतना मतलब नहीं होता है। उनके लिए बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, वो हमेशा कैलकुलेट करते ही रहते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो इसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा, उसको ऐसे करेंगे तो उसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी से, मतलब जिनको लगता है कि आप ये थोड़ा सा ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो उनसे थोड़ा सा अपनी कुंडली एक बार मैच करवा लीजिए। और ये हमारा समाज जो है ना, इसका ढांचा ऐसा है कि यदि हम किसी से एक बार जुड़ गए, किसी से हमारा रिश्ता जुड़ गया, तो उसको इतनी आसानी से हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है छोड़ पाना। कहना आसान होता है, करने में बहुत मुश्किल है। तो कभी जो है हमारा समाज इजाज़त नहीं देता है, कभी परिवार वाले इजाज़त नहीं देते हैं, कभी हम खुद इतने चक्रव्यूह में फंसे होते हैं कि हम चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेरी सलाह यही है बच्चों से जो आजकल इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे, बड़ा प्लान बना रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उससे पहले जो है थोड़ा सा एक बार ज़रूर इस पे चिंतन मनन कर लें, क्योंकि पूरा इनके लाइफ के बारे में बात है। जो उसमें आवेश में इमोशंस में ज़्यादा करके काम ना करें। और इन बच्चों के लिए मेरी गुड लक है। और वैसे जो और लोग हैं जो इन सब दौर से गुजर चुके हैं, जो थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि मुझे जो प्रेम मिलना चाहिए था, जो जीवन साथी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है, तो मेरी सलाह उनके लिए ये है कि वो थोड़ा सा जो है अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्षणिक होती हैं। और आपको प्रेम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, मैंने देखा है। तो थोड़ा सा अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं तो अध्यात्म की तरफ मुड़ के देखिए, ये आपको हर चीज़ की कमी पूरी कर देगा। प्रेम की, पैसे की, नेम की, फेम की, हर चीज़ की कमी पूरी करेगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप उल्लासित रहेंगे, आपका मन जो है हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि अध्यात्म की तरफ मुड़ने से ऐसी क्या चीज़ मिलने लगती है, जो क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हाँ अध्यात्म में जाने से बहुत अच्छा होता है, ऐसी क्या चीज़ उनको मिलने लगती है कि और क्यों मिलने लगती है और कहाँ से मिलने लगती है। तो इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अध्यात्म
के लिए लोग क्यों कहते हैं मुड़ने के लिए। लेकिन ये टीनेज बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए, या जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मेरी ये सलाह नहीं है। वो अभी जो कर रहे हैं अपना संसार में प्रवेश कर रहे हैं संसारिक जीवन में, उनके लिए नहीं है, वो अपना करें। लेकिन जो इन सब दौर से गुजर चुके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि उधर पीछे मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अध्यात्म की तरफ जाइए, वो आपकी ऐसी चीज़ें दे सकता है जो आप कभी इन संसारिक चीज़ों से या किसी भी व्यक्ति से, हस्बैंड से, वाइफ से, या प्रेमी से, प्रेमिका से पा ही नहीं सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे की मेरी तरफ से बच्चों को शुभकामनाएं हैं। और जो इन सब दौर से गुजर चुके हैं, मेरी उनसे सलाह है कि वो एक बार अध्यात्म की तरफ मुड़ के ज़रूर देखिए। लेकिन सबको अध्यात्म भी नहीं मिलता है, वो भी प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे होता है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है पहले से तय होता है, हम उसमें इधर उधर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस खाली इफ़ एंड देन का लूप लगा सकते हैं। आप सबको वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।